अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करने लगे हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। 6 years ago the father's age was 2 times the age of son. What was son's age 6 years ago? हम सपोज करते हैं कि लेट एज ऑफ फादर इज़ f and age of son is s. Then according to given condition, अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि इन दोनों की एजेस का जो सम है वो हमारे पास किसकी इक्वल है 72 के। इसके बाद हमें एक और कंडीशन दी गई है कि 6 years ago अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी कि इन दोनों की जो एजेस का सम है वो 72 है। अब हमें सेकंड कंडीशन हमें ये कहती है कि 6 years ago यानी कि f माइनस 6 years ago। तो अगर आज फादर की एज f है तो 6 years ago उनकी एज कितनी थी f माइनस 6। सन की जो एज थी जाहिर सी बात है वो भी क्या थी s माइनस 6, लेकिन जो फादर की एज थी 6 साल पहले वो सन की एज से कितनी थी, डबल थी। ठीक है, तो 2 टाइम्स थी, 2 टाइम्स ऑफ दी एज, तो इसलिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू एस माइनस 6। तो अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आता है एफ माइनस 6 इज इक्वल टू 2s माइनस 12, और यहाँ से हमें f की वैल्यू मिलती है f इज़ इक्वल टू 2s माइनस 12 प्लस 6, यानी कि फादर की एज है हमारे पास फादर इज़ इक्वल टू 2s माइनस 6। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से इधर से नेक्स्ट स्टेप में हम f की वैल्यू निकालना चाहें तो f इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 72 माइनस s, ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 1 एंड 2। हम 1 एंड 2 को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर का मतलब है क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, यानी कि 2s माइनस 6 इज इक्वल टू 72 माइनस s। अब हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, s की, तो हम ऐसे करेंगे कि s वाली टर्म्स को एक साइड पर लिख देंगे और जो दूसरी टर्म्स है उनको हम दूसरी साइड पर रहने देंगे, यानी हम लिखेंगे 2s प्लस s इज इक्वल टू 72 प्लस 6। सो 3s इज इक्वल टू 78, तो s इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 78/3, मीन्स सन की एज हमारे पास आ जाती है 26। तो अब सिंपल हो गया, अब हम इसको 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में, किसी में भी पुट करें और आप फादर की एज निकालें। इसको हम कहेंगे पुट इन 1 में जब हम इसे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज़ इक्वल टू 72 माइनस 26, तो हमारे पास फादर की एज बनती है 46। ठीक है, अब हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। अगर हम 26 में 46 प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आता है 72, और ये हमारे पास जो पहली कंडीशन दी गई थी उसको बिल्कुल वेरीफाई करता है कि फादर और बेटा और सन और फादर इन दोनों की एज को अगर प्लस किया जाए तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए 72। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है कि मेरा बॉट अ टॉय ऑफ ₹1500, मीन्स के हमारे पास जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो हम यानी कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आती है वो हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास आती है ₹1500। अच्छा, इसके बाद वो कहता है एंड सोल्ड फॉर ₹1520। सो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या चीज़ आती है इसकी
सेलिंग प्राइस आती है 1520। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज? तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले हमने इसका क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट हमारे पास होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520 माइनस, और कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या है 1500। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है 20। इसके बाद हमने फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम इसे 100 से, राइट। तो अब हमारे पास प्रॉफिट है 20, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। इसके बाद हमने इसकी सिंपल ये 20 और 20 इसकी कटिंग हो जाएगी, और ये हमारे पास आ जाएगा 20/15, और यानी कि 1.33% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 9,60,000। इसके बाद हमारे पास आता है अमाउंट एग्जम्प्टेड, यानी कि कितनी अमाउंट पे उसने टैक्स पे नहीं करता। अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, अमाउंट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो टैक्स से उसने जितनी अमाउंट पे नहीं करनी उसको है 1,30,000। इसका मतलब यह है कि पेएबल जो उसके पास अमाउंट है, पेएबल टैक्स जो है, अमाउंट पेएबल फॉर टैक्स, तो पेएबल फॉर टैक्स के लिए जो अमाउंट उसके पास बचती है वो बचती है 9,60,000 में से हम माइनस कर देंगे 1,30,000, जो कि हमारे पास बनती है 8,30,000। तो 8,30,000 पे उसने टैक्स पे करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रेट ऑफ टैक्स क्या है, यानी कि किस रेट से, रेट ऑफ टैक्स है हमारे पास 0.75%। तो सिंपल हम अमाउंट ऑफ टैक्स कैसे फाइंड करेंगे, अमाउंट ऑफ टैक्स इज़ इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स, और रेट ऑफ टैक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट से, और ये अमाउंट वो होगी जो कि जिस पे हमने टैक्स पे करना है, यानी 8,30,000, यानी कि 0.75% को मल्टीप्लाई कर देना है 8,30,000 से। अब 0.75 और इसको डिवाइड कर लेंगे 100, और ये 100 किसकी वजह से आया है, इस परसेंटेज की वजह से आया है, और मल्टीप्लाई करेंगे 8,30,000 से। ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, और अब हमने 0.75 को मल्टीप्लाई कर देना है 8,300 से। तो हमारे पास आंसर आता है 6,225 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास आता है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। तो अब देखिए कंपाउंड मार्कअप हमारे पास कितना है, टोटल जो है वो है 3,75,000, यानी अमाउंट जो हमारे पास है ना, ये कंपाउंड मार्कअप तो खैर हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास है टोटल अमाउंट। तो जो टोटल अमाउंट है वो हमारे पास है 3,75,000। तो हमने कंपाउंड मार्कअप इसके ऊपर हमने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, रेट अब हमारे पास कितना है 14% है, और टाइम हमारे पास कितना है 1 ईयर है। जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है A इज़ इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R इंटू T। P हमारे पास टोटल अमाउंट होती है जो हम उसमें सबमिट करवाते हैं,
और आर हमारे पास रेट है यानी कि 14 और टी हमारे पास टाइम है जैसे कि 1 ईयर्स का। तो सिंपली हमने इसके अंदर पुट करना है, पी की जगह हम लिख लेंगे 3,75,000 और इसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसको कर लेंगे 1 प्लस आर की जगह हम लिखेंगे 14% और टाइम की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 1। इसके बाद इसे लिखेंगे 3,75,000 एज इट इज़ और इसको लिखेंगे 1 प्लस 14/100 यानी इसे लिखेंगे 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय, अब ये 14 को जब हमने 100 से डिवाइड करना है तो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास आंसर क्या आना है 0.14 और नेक्स्ट स्टेप में हमने 3,75,000 को मल्टीप्लाई कर लेना है 1.14 के साथ। हमारे पास एनुअल अमाउंट आ गई है। अब हमारे पास जो कंपाउंड मार्कअप यानी कि इसको हम CMU लिख देते हैं, ये हमारे पास होता है कि अपने एनुअल अमाउंट में से P इसमें से हमने क्या कर देना होता है माइनस। तो 4,27,500 में से हम माइनस कर लेंगे 3,75,000 तो हमारे पास आंसर आएगा 52,200। अब हमने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की। तो सबसे पहले MCQs आते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ई स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला जो हमारे पास MCQs है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ इंटीजर, इरेशनल, रैशनल और नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7 इज़ इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, ठीक है। इसके बाद पाई एंड ई, ये तो ज़ाहिर सी बात हमारे पास इरेशनल नंबर है क्योंकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है। इसके बाद 3 पार्ट है कि इफ़ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट ऑफ n इज़ इरेशनल नंबर। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। इसके बाद √3 + √5 इज़ irrational number because √3 is irrational number and √5 is irrational number and sum of 2 irrational number is irrational number, ठीक है। इसके बाद आता है for all x belonging to R x is equal to x, क्योंकि x को x के अंदर एक उसका अक्स नज़र आ रहा है और अक्स को हम क्या कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन से ही आप याद रख लें कि x इज़ इक्वल टू अगर x प्रॉपर्टी हो तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेट ए बी सी बिलोंगिंग टू रियल नंबर देन ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, दिस इम्प्लाइज ए इज़ ग्रेटर देन सी इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव या मल्टीप्लिकेटिव। इसको याद करने का मैं आपको एक आसान सा तरीका बता दूं कि हर वो टर्म जिसमें या हर वो कंडीशन या हर वो प्रॉपर्टी जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व हो जाए, जैसे यहाँ पर अब 3 नंबर्स इन्वॉल्व हो गए A B और C, तो उसके जो नाम होगा उसमें टी ज़रूर होगा। अब यहाँ पे ट्राइकोटोमी भी आ सकता है लेकिन आपको पता है ट्राइकोटोमी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें इक्वलिटी पर होना ज़रूरी है, यानी A इज़ इक्वल टू हमारे पास B हो। दूसरी बात ये कि ट्राइकोटोमी हमारे पास ज़्यादातर 2 नंबर्स के दरमियान होती है, तो ये क्योंकि 3 नंबर हैं तो इसलिए ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। लेट ए बी बिलोंगिंग्स टू आर एंड ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए इज़ कॉल्ड। अब ये देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास a इज़ इक्वल टू बी है और b इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है a है। तो ये इसको प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ये हमारे पास एक सिमेट्री में चल रही है, a इज़ इक्वल टू बी है और b इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है a है, तो सिमेट्रिक है। इसके बाद हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27, तो इसको भी हमने सॉल्व करना है। तो इसको जब हम सॉल्व करने की सिंप्लीफाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 27 इज़ इक्वल टू व्हाट। तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 25 का तो स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3। याद रखें जब आपने स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है
कि जब आप मल्टीपल इस तरह के लें जिनका खुद से स्क्वायर रूट पॉसिबल हो, जैसे कि 15 का टेबल भी 75 पे जाता है, लेकिन 15 का टेबल का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस तरह के नंबर्स आपने स्क्वायर रूट में लेने हैं जब स्क्वायर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि जिनका खुद से स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 5। तो अगर आप 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलता क्या है, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a के स्क्वायर का मतलब हमारे पास क्या है 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्या मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सिंपल है, बस आपने वेरिफिकेशन करनी है। आपको ए बी सी डी तीनों चीज़ें दी गई हैं, आपने बस उसको क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और इनकी दोनों साइड्स को वेरीफाई कर देना है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी सी दिए गए हैं और उसने कहा कि वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आपको सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज़ बता देती हूँ कि विद एसोसिएटिव लॉ ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होगा, a प्लस इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, a इंटू बी सी इज़ इक्वल टू a b इंटू सी। सेम है, मतलब कि आप पहले एक नंबर को अलग से रखें और बाकी दो नंबर्स को दरमियान ऑपरेशन कर लें और उसके बाद बाकी पहले दो नंबर्स को रखें और फिर तीसरे नंबर को बाय रख लें। सेम ही हैं दोनों प्रॉपर्टीज़, बस आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ पुट करनी है इनके अंदर और इन दोनों की साइड्स जो हैं वो वेरीफाई कर देनी है। नंबर 4 हमारे पास आता है इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। तो इसका आंसर है यस, यस ज़ीरो इज़ rational number. And why it is rational number? Because it can be written in the form of p by q and q is not equal to 0, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ज़ीरो को लिख सकते हैं, ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो ओवर 1 और 0/2 और 0/8 एंड सो ऑन। ज़ीरो को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बट ज़ीरो कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/0। 0/0 की फॉर्म में इसको नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ज़ीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो आपने कोई भी दो रियल नंबर लिखने हैं फॉर ऑल रियल नंबर ए बी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। हम इसमें से कोई दो नंबर ले रहे हैं ए और बी, यानी उसको यहाँ पे मैं लिख के बता दूँ ए बी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। अच्छा, अगर ए बी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर हैं तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इज़ इक्वल टू बी है और ए इज़ ग्रेटर देन बी है और ए इज़ लेस देन बी। ये हमारी क्या कहलाती है, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहलाती है। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है क्यूब रूट के साथ है, यानी कि 3 क्यूब रूट 7 में हमारे पास छोटे से 3 पार्ट हैं कि इनको सिंप्लीफाई करें। जैसे कि पहला हमारे पास आता है 5th रूट है हमारे पास, और रूट के अंदर है हमारे पास x की पावर 15, y की पावर 35 और नीचे डिनोमिनेटर आता है z की पावर 20। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5 और y की पावर और z की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो सिंपल जो कैंसिल जितना होता है उसको कैंसिल कर दें और तो हमारा आंसर आ जाएगा x³ y की पावर 7 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा z की पावर 4।
6 इजी है। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। इसके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? हमने 4 में 5 प्लस कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसको डिवाइड कर लेना हमने किससे? 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। या फिर आप इसको 9/2 भी लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास क्या आ सकता है? रैशनल नंबर लिख सकते हैं। चाहे तो 4.5 लिखें या 9/2 लिख दें। इस क्वेश्चन में भी हम, क्योंकि क्यूब रूट है तो इसका कोशिश करेंगे कि इसकी क्यूब रूट ही, इसका पावर 3 ही लें। तो 3 की पावर क्या लेंगे? 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो ये जो इस पावर 3 और ये 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 की पावर 2x भी आएगा। और अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो इस पोर्शन को लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी इजी है। इसमें आपने 6 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर n इंटू 3 की पावर n माइनस 3 की पावर n। लाफ यानी कि रेडिकल और हाफ इंडिसेस को यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे 6 इंटू 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या चीज़ आएगी? इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ जाती है? 3 की पावर n। रेस्ट हमारे पास बचता है 3 की पावर 1 माइनस 1। तो 3 की पावर ये n और ये 3 की पावर n हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आता है 6 इंटू 3 की पावर 2, और डिवीजन में 3 की पावर 1 का मतलब है 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2। 2 1 ज़ार 2, 3 2 ज़ार 6। तो 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 का मतलब है 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब है 27। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आती है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज़ 51। फाइंड द 3 इंटीजर्स। अच्छा, ऑड नंबर का अगर हम सीक्वेंस देखें तो हमारे पास सीक्वेंस स्टार्ट होता है 1 3 5, यानी कि 1 के बाद 3 है। तो 1 के बाद और 3, इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 2 का। सिमिलरली नेक्स्ट 5 आता है तो 5 और 3 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 2 का। मतलब जो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना, यानी कि अगर हम कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स की बात की जाए तो वो 1 से शुरू होंगे, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। लेकिन इन सब के दरमियान डिफरेंस कितने का है? 2 का है, डिफरेंस है। इट मीन्स कि लेट n इज़ ऑड इंटीजर। अगर n आपके पास ऑड इंटीजर हो तो देन द जनरल फॉर्म में अगर आप लेट n बी द ऑड इंटीजर, अगर n आपके पास ऑड इंटीजर हो तो आपके पास जो 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स बनते हैं वो कौन से बनेंगे? n, इसके बाद n+2 और इसके बाद n+4। यानी कि पहला आपके पास n होगा, अगला आपके पास n+2 और इसके बाद अगला होगा n+4। ठीक है, तो ये देन n+2 n+4 बी 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन ये है कि इन तीनों को सम करने से, यानी n प्लस n प्लस n प्लस 2 प्लस n प्लस 4, ये तीनों को सम करने से इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है? 51। ये हमें कहाँ से पता चला है? गिवन कंडीशन, यानी कि ये कंडीशन दी गई है। ठीक है, अब आप ये n देखें कितने हैं? 3n, 2 + 4 6 इज इक्वल टू 51। तो 3n इज इक्वल टू 51 माइनस 6 मीन्स 45। तो n हमारे पास क्या आता है? 45 डिवाइडेड बाय 3। तो 45 को 3 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 15। मीन्स के अगर हमारे पास फर्स्ट नंबर 15 है, ठीक है, n मतलब फर्स्ट ऑड इंटीजर, अगर हमारे पास फर्स्ट ऑड इंटीजर जो है वो आपके पास n है यानी 15, तो जो सेकंड इंटीजर होगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा 17, और जो थर्ड इंटीजर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 19। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल
and place them into two buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें सपोज करना है कि पहली बकेट में थे कितनी बॉल्स। हम सपोज कर लेंगे कि लेट वन ऑफ द बॉक्स हैज़ एक्स बॉल्स। अगर एक बॉल में एक्स बॉल्स हैं तो फिर सेकंड जो बॉक्स होगा उसमें कितने होंगे, देन उसमें 28 ज़्यादा होने हैं, देन द सेकंड बॉक्स हैज़ 20x + 28 बॉल्स, राइट। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास टोटल बॉल कितनी आती हैं, यानी कि एक बॉक्स की और दूसरी बॉक्स की मिला के, देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन सम ऑफ टू बॉल्स यानी कि एक्स सम ऑफ टू बॉक्सेस x + 28 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आता है 96। तो ये 2x है + 28 इज इक्वल टू 96। अब इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो हमारे पास आता है 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28 कर लें, विच इज़ इक्वल टू 68 एंड x इज इक्वल टू 68/2 एंड x इज इक्वल टू 34। सो एक बॉक्स है उसके अंदर जिसके अंदर x बॉल्स थी, उसके अंदर अब टोटल बॉक्स हमें पता चल गई वो कितनी है 34। तो जो दूसरी बॉल है दूसरा बॉक्स है, इसका मतलब है बॉल्स इन वन बॉक्स and x is equal to 34. Now balls in second box which is equal to x plus 28, so it is equal to 34 plus 28, तो इसके इक्वल आ जाएगा 62 के। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आता है सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल profit at the rate of 7/1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of the 7 years. मतलब टोटल अमाउंट हमारे पास 3,50,000 है और इसके बाद उसको प्रॉफिट फर्स्ट 2 ईयर्स में हमारे पास है 7/1/4% पर एनम है, तो 2 साल के बाद हमारे पास होता है 8%। तो हमने टोटल 7 ईयर्स का हमने क्या निकालना है प्रॉफिट निकालने के लिए हमें टोटल 3 चीज़ें चाहिए, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का वो होता है टाइम इनटू रेट इनटू अमाउंट। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइम दिया गया है वो दिया गया है 2 ईयर्स, और पहले 2 सालों में जो हमें रेट दिया गया है वो है 7/1/4%, और अमाउंट हमारे पास कितनी है 3,50,000 रुपीज़। जब हम तीनों वैल्यूज़ को इस प्रॉफिट वाले में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, टाइम की जगह 2, ईयर की जगह इसको सिंप्लीफाई करें यानी कि 29/4% लिख लें। तो इसको मज़ीद अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो 29 को डिवाइड करें 4 से और इसको मज़ीद डिवाइड कर लें 100 से, यानी कि 29 को 400 से आप डिवाइड करके इसको एक ही दफ़ा, तो ये आंसर आपके पास आता है 0.0725। तो इसकी जगह हम टाइम की रेट की जगह क्या लिखेंगे 0.0725 और इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 3,50,000 से, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें। तो फर्स्ट 2 ईयर्स का हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 50,750। तो क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का तो लेट अस सपोज इसको हम क्या देते हैं, ये हमारे पास है P1। अब हमने इसको इस प्रॉफिट को नाम बस P1 दे दिया, अदरवाइज़ P1 लिखने की कोई और वजह नहीं थी। अच्छा मज़ीद देखें नेक्स्ट अब हमारे पास जो टाइम आता है वो है, क्योंकि 2 ईयर्स का तो ये है तो टोटल 7 ईयर्स का निकालना है, तो अब हमारे पास टाइम कितना है 5 ईयर्स का, क्योंकि टोटल हमने 7 ईयर्स का निकालना है, तो 2 ईयर्स का ये निकाल लिया, तो अब हमारे पास टाइम कितना होगा 5 ईयर्स का। और अब रेट हमारे पास कितना है, रेट है हमारे पास 2 ईयर्स के बाद है हमारे पास 8%। 8 को डिवाइड कर लें आप 100 से,
तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लेते हैं, मीन्स 0.08। अब हमने यही वैल्यू फिर इसमें प्रॉफिट वाले फार्मूले में पुट करनी है। अगेन प्रॉफिट अब हम इसको लिखेंगे, लेकिन अब हम इसको नाम दे देते हैं P2 का। तो अब हमने सबसे पहले टाइम की जगह हमने पुट करना है 5, रेट की जगह 0.08, और अमाउंट तो ज़ाहिर सी बात हमारे पास 3,50,000 ही रहेगी। और ये क्या आती है 1,40,000। अब आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि उसको टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी। तो जो उसको टोटल अमाउंट मिलनी है वो हमारे पास सबसे पहले तो जो अमाउंट उसके पास थी यानी कि 3,50,000 प्लस P1 यानी कि 50,750, और इसमें हम प्लस कर देंगे 1,40,000, इसको प्लस कर देंगे और ये टोटल अमाउंट हमारे पास बनती है 5,40,750। ये इसके पास टोटल अमाउंट बन जाएगी। यानी कि अब उसको 7 सालों के बाद अगर उसने 3,50,000 रुपये जमा कराए थे तो उसको मिलेंगे 5,40,750।